हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइस, जैसे कि हम जब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक आता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो वही यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो पहले क्या करना है, डेल्टा ए का पूरा डेरिवेशन निकाल देंगे, देन डेल्टा जी का निकाल देंगे अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आया तो। लेकिन अगर छोटे ही मार्क्स में क्वेश्चन आया, ज़्यादा बड़ा नहीं आया, तब आपको एक वहाँ पे डेफिनेशन भी मिलेगी आपको, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा आंसर आता है, जैसे डेल्टा जी का जो हमारा लास्ट डेरिवेशन का आंसर आता है और इसका जो आंसर आता है, उन दोनों को कंपेयर करके हम दिखा सकते हैं कि ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है। बात आती है कि यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये पूरा डिफाइन करके सारा डिराइव करके दिखाओगे, हेल्महोल्ट्ज़ वाली भी और गिब्स वाली भी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। जैसे हम जब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आया था जिसमें हमने एच, ए और यू और जी इन सबको ना डिराइव किया था। कुछ याद हो तो आपको, उस टॉपिक का नाम था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ यू, एच, ए, जी। इन सबको ना हमने अलग अलग डिराइव किया था। इसको हमने कैसे डिराइव किया था, इसमें हम ग्रेटर और लेस देन देखते थे कि ग्रेटर लेस देन में कौन किसके डिफ्रेंशिएशन के इक्वल आता है या फिर किसको कौन ग्रेटर आता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे कि हमने जी वो टॉपिक पढ़ा था, पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ, पहला हमने पॉइंट पढ़ा था यू, जिसमें हमने देखा था यू जो है, जब हम इसको पूरा डिराइव करते हैं तो इसके अंदर वैल्यू आती है 0 इज़ लेस देन डी यू एट कॉन्स्टेंट एस एन वी, ऐसा कुछ टॉपिक था। फिर हम इन टर्म्स ऑफ सेकंड पढ़ते हैं यहाँ पे एच के लिए, जिसको हम फिर पूरा जब सोल्व करते हैं तो उसमें आता है 0 इज़ लेस देन डी एच एंड एस और पी। याद आ गया होगा अब तो ये वाला कुछ टॉपिक था। फिर उसके बाद हम ए का पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम जी का पढ़ते हैं। तो ये एक टॉपिक था। तो इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ यू, जी, ए एंड एच जो भी है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि इसमें हम एक ही टॉपिक में 4-5 तरह के डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, है ना। एक ही उसमें 4-5 तरह के डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, और जो हम पढ़ते हैं ना ये वाला, ये हमारे आगे एक अगले टॉपिक में काम आते हैं, इसलिए ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस रखता है। ये अदरवाइज़ आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी सारे का निकाल के दिखा दो। कोई एक ही पूछ सकता है, या फिर कोई एक आपसे ट्रू फॉल्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि या तो ये लेस देन दिखा दिया या फिर एक बार ग्रेटर देन दिखा दे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रखता है काफ़ी, इसको निकाल के देखो अच्छे तरीके से। अगर आप ऐसे ही पढ़ लोगे तो ये समझ में नहीं आने वाला। अगर आप इसे खुद से पेंसिल से या फिर पेन से अपनी कॉपी में करके देखोगे तब ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर। ए क्या है यहाँ पे, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो ए का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखा जाता है। और इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर। जी वाला इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मतलब है तो दोनों इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने कोई एक अच्छे से पढ़ लिया ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ ए या फिर जी विद टेम्परेचर। एज इट इज़ आपकी बुक में गिवन है और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो मैं बोल रही हूँ कि आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आप ऐसे ही पढ़ लोगे, कोई तो ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ लेगा और चला जाएगा पेपर में करके। ठीक है, मतलब पेपर से पहले ऐसे डायरेक्ट पढ़ लेगा सारा का सारा। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि जो यहाँ पे हम पूरा डिराइव करेंगे इसको, जो हमारा लास्ट रिजल्ट आता है, क्या पता आपसे वही पूछ ले कि इसको डिराइव करके दिखाओ, तब आप बहुत कम बच्चे कर पाओगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, आपने शुरू से ऐसे ही ऐसा पढ़ लिया। इसलिए हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो उसको हमेशा पेन से अपनी कॉपी में अच्छी तरह से करके देखो। और ये भी देखो कि क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाएगा। किसी को तो याद भी नहीं रहता, चाहे वो पूरा पढ़ ले इस टॉपिक को, और क्वेश्चन आ जाएगा कि लास्ट वाला डिराइव करके दिखाओ। लास्ट वाला ही टॉपिक दे देंगे, लास्ट वाला डेरिवेशन दे देंगे, कहेंगे इसको डिराइव करके दिखाओ। कोई कह देगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमारी बुक में है ही नहीं, क्योंकि उसने अच्छी तरीके से पढ़ा ही नहीं है उस चीज़ को। तो ठीक है, क्वेश्चन हर तरीके से आ सकता है, या तो ऊपर से डायरेक्ट पूछ ले या फिर आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि काफ़ी मैंने पेपर्स देखे थे तो उसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, डेल्टा एच टी कर्ल डेल्टा जी अपॉन में
विस्कॉसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वाला टॉपिक पूरा डेरिवेशन है, ये एक टॉपिक है पूरा जिसका लास्ट डेरिवेशन ये आता है। तो यहाँ पर उसने पूछते हैं ना कि इस लास्ट डेरिवेशन को ही पूछे, इसको डेराइव करके बताओ, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, मैंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक बार मुझे बता देना कमेंट करके। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए। डेल्टा जी और डेल्टा ए किन कंडीशंस पे इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड एक 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी कुछ डेरिवेशन की तरह ही है, उसको भी पूरा डराइव करके दिखाना होता है। डेल्टा जी कुछ इस तरह से है टॉपिक, वो एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर माइनस का। तो ये वाला पूरा आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है कि इसको डेराइव करके दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे से कुछ डेरिवेशंस आते हैं और हम टाइम पे भूल जाते हैं कि हमने कहाँ और कैसे पढ़े थे, क्योंकि हम तो शुरू से पढ़ते हैं, हमने कभी उल्टा पढ़ के देखा ही नहीं है ना। तो ये भी आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे लास्ट टॉपिक आपका, सबसे लास्ट वाला कौन सा है, रेसिडुअल एंट्रोपी। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो थोड़ा अलग सा टॉपिक है, इसलिए तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाता है कि व्हाट इज़ रेसिडुअल एंट्रोपी एंड उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इट्स कोज एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। और एक बात और, यहाँ पे तो हमारे हो गए थर्ड डेरिवेशंस, लेकिन पेपर में तो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जैसे न्यूमेरिकल जो ज़्यादा बार आते हैं वो है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी डेल्टा, हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं, पहले थर्ड लॉ के देखते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन P1 बाय P2, एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सॉरी P2 बाय P1, ये फॉर्मूला आएगा जब आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे। तो इस पेज पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम P1 बाय P2 बाय P1 को V1 बाय V2 भी लिख सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी बेस पे, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके भी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आए हैं, मतलब इन टॉपिक्स पे, इस तरह के फॉर्मूलेस पे। उसी तरह जब मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो बनाई थी तब मैंने वहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं बताए थे, तो मैं अब बता देती हूँ। तो वहाँ पे जैसे कि हम W के बारे में जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, W के बारे में जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, W के बेस पे वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, तो उनके कुछ क्या बोलते हैं फॉर्मूलेज़ हैं। और जैसे कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला है T2 माइनस T1 अपॉन में T2, ये सब कुछ है। ठीक है, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि कोई W का कोई न्यूमेरिकल वो फॉर्मूला है तो उसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और वही आपको सारी वैल्यू गिवन मिलेगी, बस आपको वहाँ पे RT का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि R हम उस वक्त क्या लें और टेम्परेचर हमें क्या दिया हुआ है उसको केल्विन में चेंज करके। और एफिशिएंसी आपको डायरेक्ट पूछी जाएगी, T1 T2 दिया जाएगा, एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, या फिर T कोई एक चीज़ दी जाएगी और एफिशिएंसी दी जाएगी, क्या पता कोई दूसरा टेम्परेचर पूछ लें। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा ही मुश्किल नहीं आते, बहुत ज़्यादा इसी न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर न्यूमेरिकल आए तो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके बाद हम वीडियो में मिलेंगे इनऑर्गेनिक की या फिर ऑर्गेनिक की, देखते हैं। ठीक है, बाय बाय।